तो बीजेपी छोड़ने के बाद नंदकुमार साय आज कांग्रेस में शामिल होंगे। 11 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद उन्हें पार्टी में शामिल करवाएंगे। विधायकों से लेकर मंत्री, सांसदों, इन सभी को कांग्रेस के दफ्तर में आने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं कांग्रेस में साय के शामिल होने से पहले सीएम भूपेश बघेल और मोहन मरकाम एक बड़ी बैठक करेंगे। तो नंदकुमार साय ने रात 1 बजे एक ट्वीट भी किया है और एक कविता के जरिए उन्होंने बयान दिया है। कविता के जरिए यह बयान है। और वो ये बता रहे हैं इस कविता के जरिए, धूमिल नहीं है लक्ष्य मेरा अंबर समान यह साफ है, उम्र नहीं बाधा मेरी मेरे रक्त में अब भी ताप है, सहस्त्र पाप मेरे नाम हो जाएं, चाहे बिसरे मेरे काम हो जाएं, मेरे तन मन का हर एक कण इस माटी को समर्पित है, मेरे जीवन का हर एक क्षण जन सेवा में अर्पित है, आदिवासी समाज का हित सर्वोपरि। ये उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए ट्वीट किया है रात को। तो लगातार रिएक्शन भी आ रहे हैं। अरुण साव क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ जब अरुण साहब जी इस्तीफा आपको मिला है, वहां पर क्या आप लोग कहेंगे, क्या वजह है? देखिए, बहुत हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनका इस्तीफा प्राप्त हुआ है। हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनसे बातचीत करेंगे और किसी तरह की कोई गलतफहमी होगी तो उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। सोशल मीडिया में भी उन्होंने कुछ वीडियो अपलोड किए। हाँ, निश्चित रूप से उनका इस्तीफा भी मुझे प्राप्त हुआ है और हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बातचीत करेंगे, कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। ये चर्चा है कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं। मैंने कहा कि अभी उसका इस्तीफा मंजूर भी नहीं हुआ है। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन उन्होंने किया है, पार्टी को आगे बढ़ाने में योगदान किया है। हम उनसे बातचीत करेंगे, कोई गलतफहमी है तो दूर करने का प्रयास करेंगे। वजह आपको बताई नहीं उन्होंने कुछ? मैंने कहा कि उनका इस्तीफा मिला है, कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वे आगे भी पार्टी का काम करेंगे। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी थे। उनका कहना था कि उनको पूरी उम्मीद है कि जल्द ही उनको मना लिया जाएगा। इस्तीफा मिला जरूर है लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुआ है उनका इस्तीफा और तमाम अटकलों को खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क जैसे होगा उनको मना लिया जाएगा। कैमरामैन सुशील के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो नंदकुमार साय के कांग्रेस में शामिल होने से पहले बड़ी बैठक है। रिएक्शन किस तरह क्या आ रहा है उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। उनका बंगला क्या कुछ कह रहा है उस पर भी नजर बनी हुई है। और सबसे बड़ा नेटवर्क ये भी देख रहा है कि खुद साय साहब का सोशल नेटवर्क क्या कुछ कह रहा है। सहयोगी ममता हमारे साथ बनी हुई है, ममता के पास हम आपको लिए चलेंगे और क्या कुछ अपडेट इस वक्त है। ममता आपको नजर आ रही होंगी। ममता, मेरा ख्याल है आप उनके बंगले के आसपास ही हैं, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त ममता? बिल्कुल, देखिए नंदकुमार साय ने जैसे इस्तीफा दिया उसके बाद से सबकी नजर जो है वो इस बंगले पर थी कि नंदकुमार साय है कहाँ। लेकिन उसके बाद से लगातार ये कहा जाता रहा कि नंदकुमार साय जो है वो यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हैं अमूमन नंदकुमार साय का ये जो बंगला है इसके दरवाजे बंद नहीं होते हैं, हमेशा खुले रहते हैं और आप बहुत आसानी से आप भीतर जा सकते थे। लेकिन इस बार अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये बंगला जो है भीतर से बंद है, सिक्योरिटी भीतर है और हर किसी से पूछताछ की जा रही है। जैसे ही आप बताते हैं कि बीजेपी मीडिया से है या फिर कोई आकर बताता है कि बीजेपी से, ये बताया जाता है कि वो दिल्ली में मौजूद है, दिल्ली में है। हालांकि ये तो स्पष्ट हो चुका है कि करीबन 10:30 बजे कांग्रेस भवन में बैठक बुलाई गई है और उसके बाद में उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल होंगे। तमाम बीजेपी के विधायक मंत्री, कांग्रेस के विधायक मंत्री और सांसदों को राजीव भवन पहुंचने के लिए कहा गया है, जहां पर नंदकुमार साय का विधिवत कांग्रेस प्रवेश कराया जाएगा। तो जाहिर तौर पर 10:30 बजे के पहले ही ये माना जा सकता है कि नंदकुमार साय यहां से बाहर निकलेंगे। दूसरी बात अगर हम बात करें तो बीजेपी के तमाम नेता जो हैं, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हो, वो ये कहते रहे कि जो भी नाराजगी है दूर कर ली जाएगी, मिल लिया जाएगा। लेकिन ये जो दरवाजे हैं, कल देर रात तक भी हमने देखा, यहाँ पर देखा कि बीजेपी के जो नेताओं के जो करीबी रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर भीतर जाने की कोशिश करते हैं। बड़ी मुश्किल से जो है विष्णुदेव साय के जो पीए हैं उनको अंदर जाने की परमिशन मिली और उसके बाद में उनके बेटे जो है वो वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद
देर रात को यहाँ पर पवन साय यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने मुलाकात की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। जाहिर तौर पर ये जो बंगले के दरवाजे बंद हैं, नंद कुमार साय जो है वो अभी सामने कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन 1 बजे रात को 1 बजे जो उन्होंने कविता में जो ट्वीट किया, उस कविता में साफ साफ मैसेज ये जरूर दिया। उस कविता में उन्होंने कहा कि मेरा खून जो है अभी ठंडा नहीं हुआ है और मेरा लक्ष्य धूमिल नहीं हुआ है। तो इस कविता के जरिए जो है मेरे रक्त में अभी ताप है, सहस्त्र पाप मेरे नाम हो जाए, चाहे बिसरे मेरे काम हो जाए, और इस माटी को समर्पित है और जनसेवा में अर्पित है। आदिवासी समाज का हित सर्वोपरि, ये जो आखिरी लाइन है, आदिवासी समाज का हित सर्वोपरि। बीजेपी लगातार कह रही है कि आदिवासी समाज जो है उनके साथ है, आदिवासी समाज के तमाम लीडर जो है उनके साथ है। ये जो एक लाइन है, इसे नंद कुमार साय ने कहीं ना कहीं ये मैसेज दे दिया है कि बीजेपी की जो रणनीति है उससे वो सहमत नहीं है कि आदिवासी समाज को तवज्जो दी जा रही है, और यही वजह है कि वो कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे उनका जो ये ताप है बीजेपी के लिए बड़ा संताप है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई थी। भोपाल का रुख करेंगे। आज विधायकों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1-to-1 चर्चा करने वाले हैं। जमीनी फीडबैक वो लेंगे विधायकों से, इलाके में योजनाओं के क्रियान्वयन की भी रिपोर्ट लेंगे। अलग अलग विधायकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री। जनसेवा अभियान के दूसरे चरण को लेकर भी चर्चा होगी। पिछली बार की चर्चा में शेष रह गए जो विधायक हैं उन्हें सीएम हाउस बुलाया गया है। इलाके में सक्रियता और अन्य जरूरी निर्देश मुख्यमंत्री दे सकते हैं। शाम 4 बजे सीएम हाउस में 1-to-1 ये चर्चा का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और सीधा आपको भोपाल लिए चलेंगे। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास हम आपको लिए चलेंगे, इस 1-to-1 को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। शैलेंद्र, चुनावी साल भी क्या महीनों का वक्त बाकी है और 1-to-1 का सिलसिला बहुत कुछ कहता है ये 1-to-1। जी बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि ये 1-to-1 बहुत कुछ कहता है, क्योंकि साल के आखिरी में चुनाव होने 5 से 6 महीने का अब केवल वक्त बचा है और बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही अब चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। और ऐसे में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि जमीनी हालातों का जायजा लिया जाए। हालांकि कई अलग अलग माध्यम से सरकार हो या संगठन हो अपनी जमीन का वास्तविक स्थिति पता करने में जुटी रहती है, और उसी कड़ी में विधायकों से भी जमीनी हकीकत जानने का प्रयास लगातार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही विधायकों को बुलाया गया था और उसके बाद एक एक करके चर्चा की गई थी, लेकिन कुछ विधायक जो है वो शेष रह गए थे। उन विधायकों को आज शाम 4 बजे के बाद से सीएम हाउस बुलाया गया। एक एक करके सारे लोग पहुंचेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनका जमीनी फीडबैक क्या है, जनता उसके बारे में क्या सोचती है। इसके साथ ही आने वाले चुनाव को लेकर किस तरह की जो स्थानीय विधायक है उनकी रणनीति है, संगठन की क्या रणनीति है, इस सब से अवगत कराना है। क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में देखा कि पहले संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई, प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव ने बैठक की, और उसके बाद देर शाम जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने सरकार के सभी विधायक मंत्रियों केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की थी, तो कहीं ना कहीं जो 200 पार का नारा है या जो कहे 51% जो वोट शेयर की जो बात होती है उसको कैसे हासिल किया जाए, इस सब को लेकर लगातार चिंतन का मंथन का दौर जारी है। और जिस तरीके से ये फीडबैक भी सरकार के पास है, कुछ विधायक हैं जिनकी छवि जो है वो जनता के बीच में ठीक नहीं है, तो ऐसे विधायकों की जो रिपोर्ट है वो भी उनके साथ साझा की जाएगी और उनको बताया जाएगा कि आखिर आप किस इलाके में कमजोर नजर आ रहे हैं और ऐसी यदि आप कमजोर हैं तो उस पर किस तरीके से आगामी समय में काम करना है। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं इनको लेकर आज शाम 4 बजे से सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने विधायकों के साथ 1-to-1 चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। दिल्ली का रुख करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। महंगाई से लोगों को राहत मिलेगी, डायरेक्ट नहीं मिलेगी, इनडायरेक्ट मिलेगी। दरअसल कमर्शियल सिलेंडर के रेट कम हो गए, 171 रुपए 50 पैसे कम दाम हो गए हैं। घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं है, पर कमर्शियल सिलेंडर के दाम 171 रुपए कम हो गए हैं, 50 पैसे और हैं।
और अब नरसिंहपुर से बड़ी खबर, मोनू पटेल की मौत का मामला अभी हालांकि उलझा हुआ है। हार्ट अटैक, शुरुआती जो जांच है, हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज से उसकी मौत की आशंका है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की असल वजह का खुलासा हो सकेगा। कुछ देर में गोटेगांव पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। उनके भतीजे थे मोनू, जालम सिंह के बेटे। जालम सिंह विधायक हैं और कद्दावर नेता उस इलाके के ये हैं। तो अब कुछ देर बाद गोटेगांव पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। श्री मणिनाग पटेल जी को उनके परिजनों के द्वारा अस्पताल में लाया गया और वो जांच के आधार पर देखा गया है कि वो मृत पाए गए और उनका मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसके आधार पर ही जो मुख्य कारण है उनकी मृत्यु का वो अपन बता सकते हैं। अभी मतलब क्या कह सकते हैं सर, कैसे हुई, कुछ जानकारी? देखिए, हार्ट अटैक भी हो सकता है कुछ। मणि नागेंद्र पटेल, मोनू पटेल। सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आशीष के पास आपको लिए चलेंगे। आशीष, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक, और मौत की वजह को लेकर थोड़ी पसोपेश की स्थिति है? जी आशीष। जी ललित जी, अभी पोस्ट मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। यहाँ मोनू पटेल की बॉडी का जो है पोस्टमार्टम किया जा रहा है। 4 डॉक्टरों की टीम है, 3 डॉक्टर नरसिंहपुर से आए हैं, एक यहीं के बीएमओ हैं जो शामिल है पूरी टीम में। कुछ देर बाद पोस्टमार्टम होने के बाद उनकी बॉडी को उनके परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। फिलहाल मौत की जो वजह है, बीएमओ से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि जिस तरह से नाक से खून निकल रहा है और बॉडी में जो सिम्टम्स नजर आ रहा है उससे लगता है कि कहीं ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। और रात में जब हमने डॉक्टर से बात की थी तो उन्होंने हार्ट अटैक की संभावना जताई थी। तो ये बात अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, रहस्य जो है मौत पे अभी भी बरकरार है और कुछ देर बाद जब पोस्टमार्टम होगा उसके बाद ये बात साफ हो सकेगी कि मोनू पटेल की मौत कैसे हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष। लेकिन आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। खबर इंदौर से, दिन दहाड़े चाकू मारकर युवक की हत्या कर दी गई। विवाद किस बात पर शुरू हुआ? गाड़ी टकराने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, बात हत्या तक पहुंच गई। मृतक रितेश जाधव की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। प्रथम और विक्की नाम के बदमाशों पर यह आरोप है। जनकपुरी कॉलोनी में यह पूरा विवाद हुआ था। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। हीरानगर थाना पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मृतक पर भी चोरी और डकैती के आरोप और ऐसे हत्या जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। और सीधा आपको इंदौर लिए चलेंगे, सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या कुछ अपडेट? ये सिर्फ टक्कर लगना, चाकू चल जाना, हत्या हो जाना, क्या इतना ही मामला है अरुण? देखिए, मामला तो यही है कि तीनों गुंडे थे, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल वो है कि वो जो गुंडे हैं या बदमाश हैं उन्हें पुलिस का खौफ नहीं रह गया। जब मध्य प्रदेश के 2 शहरों में कमिश्नर प्रणाली लागू हुई थी तो ये दावा किया जा रहा था कि इससे अपराधों में कमी आएगी और लोगों को सुरक्षा मिलेगी, लेकिन अपराधों में कोई कमी होती दिखाई नहीं दे रही है। जो हत्या के मामले हैं वो पिछले 1.5 साल में, जब से कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है, 27% बढ़ गए हैं। और आप देखिए कि दिन दहाड़े किस तरह एक युवक की हत्या कर दी जाती है और पुलिस अभी तक हत्यारों को पकड़ भी नहीं पाई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो तीनों अपराधी हैं, प्रथम, विक्की और रितेश, तीनों ही गुंडे हैं और इन पर गुंडा एक्ट भी लगा हुआ है। हालांकि जो जिसकी मौत हुई है रितेश, उस पर भी हत्या और लूट समेत अड़ीबाजी समेत 14 मामले दर्ज हैं और जो दोनों जो आरोपी हैं उन पर भी मामले दर्ज हैं। तो ये तीनों ही अपराधी किस्म के लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिन दहाड़े इस तरह सड़क पर एक हत्या हो जाना पुलिस पर भी कई तरह के सवाल खड़े करती है, क्योंकि जैसे ही ये मारपीट का मामला एक छोटी सी बात पर, गाड़ी लगाने की बात पर विवाद हुआ, फिर रितेश ने प्रथम को चांटा मार दिया। उसके बाद ये पूरी घटना, जो गले में वो कटारनुमा हथियार पहने हुए था जो अपराधी था, और उसने उस रितेश पर हमला किया और वो 4 सेकंड में ही लड़खड़ाकर गिर गया और खून के फव्वारे छूट गए। हालांकि उसके घर वालों ने जरूर बचाने का प्रयास किया, लेकिन इस बीच बदमाश भाग गए और जब इसको थाने अस्पताल ले जाने लगे और अस्पताल ले जाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी। तो एक जघन्य घटना है और खुलेआम दिन दहाड़े इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। इससे कहीं ना कहीं सवाल
खड़े हो रहे हैं पुलिस की प्रणाली पर। साथ ही जो गुंडे और बदमाश हैं उनमें पुलिस का खौफ नहीं, उनमें कोई डर नहीं रह गया और इंदौर जैसे शहर में खुलेआम इस तरह की हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में पुलिस को भी सख्त लहजा अपनाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। मार्के की बात जो अरुण हमारे सहयोगी बता रहे थे वो ये कि कमिश्नर प्रणाली। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर कांकेर से। छत्तीसगढ़ से सटे गढ़चिरौली में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है C60 कमांडोज की। मुठभेड़ में 3 इनामी नक्सली ढेर हो गए हैं। इनाम भी छोटा मोटा नहीं, 38 लाख का इन पर इनाम था। इनके शव बरामद कर लिए गए। गढ़चिरौली का यह पूरा मामला। खबर सुकमा से, जहां नक्सलियों ने आगजनी की वारदात को अंजाम दिया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो गाड़ियां लगी हुई थी निर्माण कार्य में, उन्हें जला दिया गया, फूंक दिया गया। 3 गाड़ियों को इन्होंने आग के हवाले कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद नक्सली भाग गए हैं। 3 मजदूरों को पुलिस ने सुरक्षित निकाल लिया है। कुछ संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। पारा के बीच में सड़क निर्माण कार्य चल रहा था। उस दौरान करीब शाम के 4 बजे माओवादी जहाँ निर्माण कार्य चल रहा था वहाँ पहुँच गए और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह माओवादियों ने जो है एक हाईवा को आग के हवाले कर दिया है। यहाँ पर सड़क निर्माण कार्य चल रहा था। उस दौरान ग्रामीण वेशभूषा में नक्सली यहाँ पहुँचे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जब निर्माण कार्य चल रहा था तो यहाँ आके सबसे पहले उन्होंने निर्माण कार्य बंद करने को कहा। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है निर्माण कार्य में लगी वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है और बताया जाता है कि सबसे पहले नक्सलियों ने यहाँ पर आके वाहनों का जो है डीजल टैंक वो फोड़ा है। उसके बाद 3 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। यहाँ पर एक ट्रैक्टर है और 2 हाईवा, तीनों वाहन को आग के हवाले कर दिया गया है और रात भर यहाँ पर जो है गाड़ियाँ धुक करके जो है जलती रही। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि रात भर यहाँ बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पर किस तरह से आग जो है अभी तक लगी हुई है। ये हाईवा का जो है पिछला हिस्सा है और यहाँ पर आग जो है अभी तक जल रहा है और रात भर बारिश होने के बावजूद भी आग अभी तक जला हुआ है। सबसे पहले बताया जाता है कि डीजल टैंक को फोड़ा गया है। उसके बाद जो है नक्सलियों ने वाहनों को आग के हवाले किया गया और जैसी ही सूचना पुलिस को मिली है पुलिस मौके पर पहुंच गई। उसके बाद यहाँ पर 3 मजदूरों को थाने लाया गया है और कुछ संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है जिनसे आज पूछताछ होगी। सतीश चांडक, न्यूज 18 सुकमा। रायपुर से एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें। नंद कुमार साय की डीपी पर अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो उन्होंने लगा रखी है। उनकी जो मुलाकात हुई थी उसकी फोटो लगा रखी है और बीजेपी के जो नेता हैं उनके साथ जो उनकी फोटो थी वो अभी लगी हुई है उनके डीपी पर। हालांकि सोशल मीडिया पर ही वो लगातार अपनी बातें रख रहे हैं पर डीपी अभी भी वही बनी हुई है। दरअसल सियासत में सोशल मीडिया के रोल बड़े बढ़ गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।